हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तक तो आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में भी काफ़ी चैप्टर्स हो चुके होंगे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं उनसे पीछे चल रही हूँ, उनके बराबर चल रही हूँ या फिर मैं आगे चल रही हूँ। बीच में थोड़ा सा एक दो दिन ऊपर नीचे हो गए थे वीडियोस। मतलब मैं नॉर्मली जो है ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड करती हूँ, पर बीच में एक दिन का गैप बढ़ गया था। लेकिन अब फिर से रेगुलर आएंगे वीडियोस। पहले भी रेगुलर ही थे, बस एक दो बार ऐसा कुछ हुआ था। तो हमने जो हमारा जो 6th चैप्टर है वो चल रहा है रोटेशनल मोशन का। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके लिए नंबर ऑफ़ वीडियोस भी ज़्यादा आ रहा है। इसके अंदर हमने कॉलिजन भी पढ़ा है, इसके अंदर हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी पढ़ा है, फिर रोटेशनल मोशन पढ़ा है, एमआई पढ़ा है। अब उसके आगे के कुछ 2-3 टॉपिक लास्ट के बचे हैं, वो भी हम लोग एक दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर रहेगा, विच इज़ ग्रेविटेशनल मोशन या ग्रेविटेशन। तो अभी हमने हमारा जो पिछले वीडियो था उसके अंदर हमने बात करी थी एंगुलर मोमेंटम की, उसके बेसिक्स, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। एक चीज़ और कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल्स का सेशन अलग लेना चाहिए। मैं बिल्कुल लूँगी, डोंट वरी। एक बार हमारा जो थियरी वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाए, उसके पास हमारे पास एग्ज़ाम तक जो टाइम बचेगा उसमें हमें न्यूमेरिकल्स ही करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है। लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूँगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको खुद को पता है। अगर मैं एक चैप्टर स्टार्ट करती हूँ और मान लो कि वो 4 वीडियो में चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई, तो मुझे कम से कम 4 से 5 वीडियोस और चाहिए अगर मुझे नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करवाने। तो फिर इस हिसाब से तो हमारा जो चैप्टर है या फिर हमारा जो सिलेबस है वो 2 साल में कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं करवाती हूँ साथ में न्यूमेरिकल्स। आप पहले पूरा वीडियो चेक करना, तब आपको पता पड़ेगा कि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं रहेगा जिसमें मैंने सिर्फ थ्योरी करवाई है या फिर किसी टॉपिक का न्यूमेरिकल नहीं करवाया। मैं हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। अब लोग मुझे पीवाईक्यू बोलते हो ना, मैं हर टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू करवाती हूँ, हर वीडियो में करवाती हूँ। आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मैं पीवाईक्यूज़ भी कराती हूँ। और हाँ, ये हो सकता है थोड़े कम करवा रही हूँ बिकॉज मुझे जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं और नहीं करवाने वाली हूँ। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एग्ज़ाम तक मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करवाने वाली हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, आपके सीबीएसई के पेपर में आ चुके हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में जो लोग क्वेश्चन आ रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बिल्कुल कराऊंगी। सो डोंट वरी। और अभी हमने पिछले वीडियो में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पढ़े। अब आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम ये पढ़ने वाले हैं। थियरी का पार्ट सिर्फ 3 से 4 लाइन का थियरी का पार्ट है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, तो वही हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, जब से हमने ये जो यूनिट स्टार्ट करी है ना रोटेशनल मोशन की, एक चीज़ मैं आपको कॉन्स्टेंटली बोलते आ रही हूँ दैट कि जो हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा या फिर जो हमने नॉर्मल पहले के चैप्टर्स में जो मोशन पढ़े ना, उसका और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या एनालॉजी चलती आ रही है। हर एक फॉर्मूले को, हर एक इक्वेशन को लेके आप देख सकते हो। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी करवाए कि किस टाइप से एनालॉजी चल रही है। तो उसी टाइप से जब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, हमने तो क्या पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या था पिछले वीडियो में, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। ये फॉर्मूला था हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज का, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। या फिर हमने इसको क्या लिखा था, L इक्वल्स टू M V R परपेंडिकुलर, या फिर M R V परपेंडिकुलर। ये ज़्यादा वैलिड होता है, इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक फॉर्मूला हमने और निकाला था जो स्पेशली सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए था, वो क्या था, L इक्वल्स टू I ओमेगा। पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला कैसे आया था, एनालॉगी हमने एग्जैक्टली सेम लगाई जो हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में जो मोमेंटम होता है, ये क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, उसी टाइप से हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी। ये फॉर्मूला होता है। P यानी रोटेशनल मोशन में L, M यानी रोटेशनल मोशन में I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V यानी एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। तो इससे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया विच इज L इक्वल्स टू I ओमेगा। बेसिकली इस फॉर्मूले से मैं सिर्फ ये प्रूव कर रही हूँ कि किस टाइप से एनालॉगी चल रही है। तो उसी टाइप से अब जब मैं बात करूँ ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, तो याद करो न्यूटन वाला चैप्टर, न्यूटन्स की जो लॉ थे, उस चैप्टर के अंदर जब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था, विच इज़ जहाँ पे हमने मोमेंटम पढ़ा था, इम्पल्स पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, ये सारी की सारी चीज़ें। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आया था, P इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला था हमारे पास, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था।
हमने पढ़ा था कि इफ़ एफ एक्सटर्नल, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम है। ये चीज़ तो हमने बताया ना, कोई बैलेंस्ड सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, बॉडी है, तो इसका मतलब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इंटरनल फोर्सेस वर्क करते हैं लेकिन बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब dp/dt इक्वल्स टू 0 मैं लिख सकती हूँ। और हमने जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े, जब उनकी डेफिनेशन पढ़ी, तब वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा था कि अगर किसी डिफरेंशिएशन d/dt आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हुआ ना। अगर कोई डिफरेंशिएशन टर्म की वैल्यू 0 आ रही है ना, इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, सॉरी जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे किसका कर रहे हैं, p का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, वो वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। होता है ना, आप 4, 5, 8, 10 किसी भी नंबर का अगर डिफरेंशिएशन करते हो, उसकी वैल्यू 0 आती है, बिकॉज दैट नंबर इज कॉन्स्टेंट। उसकी वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन, थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द कैलकुलेशन चेंज नहीं हो रही है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करी कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, ऑन अ बॉडी और ऑन अ सिस्टम इज 0, विच मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर दैट सिस्टम। जिस सिस्टम की बात करें हम उसी के लिए कह रहे हैं कि अगर उस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 आ रहा है तो उसका मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई। देखो, अगर हमने सारी चीज़ें इक्वली लेके चल रहे ना, तो वैसे उसी टाइप से अगर इस टाइप का एक मैं फॉर्मूला निकालूँ, किसके अंदर निकालूँ, रोटेशनल मोशन के अंदर, तो क्या होगा, एफ यानी जो फोर्स ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जो फोर्स काम करता है ना, वही रोटेशनल मोशन में क्या काम करता है, टॉर्क पढ़ाई है हमने। हमारा सबसे फर्स्ट जो इस यूनिट का स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो था ना, उसमें हमने जो बेसिक्स पढ़े थे उसमें टॉर्क भी पढ़ा था। तो इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ, एफ इक्वल्स टू dp/dt है। तो एफ किससे का होगा, टाउ से, टाउ मतलब टॉर्क, इक्वल्स टू d/dt एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, p यानी मोमेंटम, लेकिन ये किसके लिए, ट्रांसलेशन मोशन के अंदर है। अब अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूँ तो क्या आएगा, l आएगा ना। तो हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर फॉर्मूला आया है टाउ इक्वल्स टू dl/dt, यानी टॉर्क इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला किसे है, एनालॉजी से ही सेम फॉर्मूला आया हमारे पास। चलो ठीक है, तो जिस टाइप से हमने ये चीज़ पढ़ी कि जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स होता है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा। उसी टाइप से अगर हमारा कोई सिस्टम है, उसके अंदर टॉर्क की वैल्यू 0, टॉर्क एक्सटर्नल इज 0, या फिर टॉक अबाउट एनी एक्सिस और पॉइंट किसी, देखो ये चीज़ तो हमने पढ़ी है कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे ना, तो हमारे पास कोई पॉइंट होना चाहिए या कोई एक्सिस होने चाहिए जिसके अबाउट हम सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल बोल दो जनरल लैंग्वेज में, या फिर टॉक अबाउट एनी एक्सिस और पॉइंट इज 0। अगर किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dl/dt इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर सेम चीज़ आती है, अगर किसी डिफरेंशियल टर्म में अगर वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये डायरेक्टली हमको क्या देता है, l इक्वल्स टू कांस्टेंट, l इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इस एनालॉगी से ही हमने एक चीज़ निकाली है कि अगर हम लोग, हमारा रोटेशनल बॉडी है, रोटेशनल सिस्टम है, उसके अंदर टॉर्क किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब उस सिस्टम के लिए या उस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। वो चीज़ हमने फॉर्मूला वाइज भी प्रूव कर दी है। चलो ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास आ गई कि जो हमारा मेन टॉपिक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो कैसे आने वाला है। तो वो ऐसे आने वाला है कि किसी सिस्टम के अंदर टॉर्क 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर टॉर्क 0, तो वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की कि हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं। अब इसको नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि हमको इसको फॉर्मूलाज के अंदर कैसे लेके आना है। तो चलो ठीक है, एक चीज़ आ गई, l इक्वल्स टू कंजर्व्ड या फिर क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। एक ही बात है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता, कंजर्व मतलब कंजर्व है, बॉडी के अंदर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा लेकिन ज़्यादा या कम नहीं होने वाला।
तो इससे हम क्या लिख सकते हैं किसी सिस्टम के लिए, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, मतलब इनिशियली जितना एंगुलर मोमेंटम था फाइनल भी उतना रहेगा। अब एल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एल का फॉर्मूला है आई ओमेगा, इसका मतलब आई ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। चलो ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हमने यहाँ पे बात करी है आई ओमेगा की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग बात करें ना रोलिंग मोशन की, किसकी बात कर रहे हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होगा कि हमने फॉर एग्जांपल आप ले लो फुटबॉल, ठीक है, आपके पास कोई फुटबॉल है, आपने उसको पैर से मारा, किक करा, करते हो डेली लाइफ में बहुत बार कर रखा होगा आपने। जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो आप देखोगे कि आप फुटबॉल एक ही जगह पे घूमती है कि मैंने किक मारा लेकिन वो इधर की इधर, इधर की उधर घूम रही है, ऐसा नहीं होता है। वो ट्रांसलेशन मोशन भी करती है, मतलब उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और वो रोटेशन भी करती है, घूमती भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है मैंने किक किया तो बस वो स्टेबल एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो ट्रांसलेशन मोशन करती है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे मेरी फुटबॉल है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको किक किया यानी फोर्स दिया, तो ये ऐसे जाएगी तो घूमते हुए जाएगी ना, ये ऐसे ऐसे, मतलब इसका जो पॉइंट मान लो ये P है तो कभी ये पॉइंट P यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, पॉइंट P चेंज होगा, इसका मतलब वो क्या करिए, रोटेशन करिए। उसके साथ साथ में इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, पहले ये A पोजीशन पे थी, अब ये B पोजीशन पे है, इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है। हम हमारे यहाँ केस में R ले लेते, कुछ डिस्टेंस R भी ट्रेवल करी है ना। तो ये वाला मोशन होता है रोलिंग मोशन, ऐसा मोशन जिसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी होता है एंड रोटेशनल मोशन भी होता है। तो वी कैन से रोलिंग मोशन इज व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको प्योर रोलिंग के केसेस भी देखने को मिलेंगे, आगे जाके हम लोग प्योर रोलिंग वाले केसेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो मोशन है ना ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग मोशन, जिसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी होता है प्लस रोटेशनल मोशन भी होता है। चलो ठीक है, ऐसा मोशन होगा तो उस केस में हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उस केस के अंदर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना एल, या फिर मैं इसको नॉर्मल मोमेंटम, चलो एल ही लिखते हैं, एल इक्वल्स टू क्या होगा, एल ट्रांसलेशनल प्लस एल रोटेशनल। तो हम इसको लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू एम वी आर प्लस आई ओमेगा। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, करने वाले हैं, वो मोस्टली इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग रोलिंग मोशन की बात करेंगे। रोलिंग मोशन का मतलब है वहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है प्लस रोटेशन भी हो रहा है, तो उसके लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा। ये जो एम वी आर है वो वी वेलोसिटी और जो मास ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई ओमेगा क्या है, जो रोटेशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये हमारा हो जाएगा रोलिंग मोशन। चलो ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा L इक्वल्स टू आई ओमेगा। एक छोटा सा एनालॉजी और समझाने की ट्राई करते हैं, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब मैं दोनों साइड क्या करती हूँ, एंगुलर मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन कर लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई। आई तो कॉन्स्टेंट रहता है ना, आई की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, एक बॉडी के लिए आई की वैल्यू फिक्स होती है, तो आई का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसका किसका होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई। और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज अल्फा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई अल्फा, और हमें पता है अभी हमने पढ़ा डी एल अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जाता है टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। और ये किसकी एनालॉजी में, ये है हमारा जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना, तो हमारा एक फॉर्मूला आया था F इक्वल्स टू एम ई, पढ़ा था आपने। तो इसी को आप एनालॉजी लगाओ, फोर्स यानी रोटेशनल मोशन में टॉर्क, M यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A यानी एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इससे पे एनालॉजी समझाने के लिए थे कि आप किसी भी तरीके से कर लो, आपको डायरेक्टली करना है डायरेक्टली हो जाएगा, आपको प्रूफ चाहिए प्रूफ भी है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। उस न्यूमेरिकल से पहले हम लोग बात करते हैं सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जो अगर आप लोग एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक स्टार्ट करो तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वो होता है हैंड्स आपके स्ट्रेच्ड है या फिर
खुले नहीं है या फिर नहीं है उस टाइप से। तो उसको कैसे समझा सकते हैं, ओपन हैंडेड है या फिर क्लोज हैंडेड है, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क के बीच में आप खड़े हो, डिस्क के बीच में कोई भी एक खड़ा है। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस है कि इसके जो हाथ है ना वो खुले, मतलब ऐसे ओपन हैंडेड है, ठीक है, ओपन हैंडेड है ये इस टाइप से, और अब ये जो डिस्क है ना वो रोटेशन कर रही है, इसका मतलब डिस्क रोटेट कर रही है किसी वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक बॉडी है, वो डिस्क पे खड़ी है, जो डिस्क एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और इसके हाथ ओपन है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, सेम डिस्क है, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अलग है, ओमेगा डैश से रोटेट कर रही है, सेम बॉडी है, मतलब उसका मास भी सेम है, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी सेम है, लेकिन अब इसने अपने हाथ क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, फोल्ड हैंडेड। ये वाला केस फोल्ड हैंडेड है और ये क्या है, ओपन हैंडेड या फिर स्ट्रेच्ड हैंडेड भी लिख सकते हो, ओपन हैंडेड। तो अब आप मुझे बताओ कि ओमेगा एंड ओमेगा डैश में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन का मतलब है ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा डैश, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश और ओमेगा इज लेस देन ओमेगा डैश, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता, मतलब द डेटा गिवन डेटा इज इनसफिशिएंट, आप ये बोल सकते हो। 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो चौथा ऑप्शन मैंने बता दी, नन ऑफ द अबव या फिर डेटा इज इनसफिशिएंट। तो आप मुझे बताओ क्या होगा। तो देखो, जिनको बताना वो बता चुके होंगे। तो अब आप देखो कि अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पे ओपन हैंडेड या फिर स्ट्रेच्ड हैंडेड है, तो इस केस में ये जो, और हाँ सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो बॉडी है ना वो किसके ऊपर रखी है, सेंटर ऑफ मास। जो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसका सेंटर पे ही होता है, वहाँ पे वो बॉडी है, वहाँ पे वो हमने पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा ना। इसका डिस्क का मास सेम है, इसकी रेडियस सेम है, यहाँ पे भी सेम मास है, रेडियस सेम है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे यहाँ पे बात करूँ चाहे यहाँ पे बात करूँ, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहने वाला है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ mr²/2। डिस्क के लिए होता है, मैं सिर्फ डिस्क की बात करूँ, मैं पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डिस्क की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए हमने बोला था ना, जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो या तो कोई पॉइंट लेंगे, कोई एक्सिस लेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलूँ कि इस पॉइंट के लिए इस सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, तो वो दोनों ही केस में सेम रहेगा। इसके लिए एल है तो इसके लिए भी एल रहेगा, हाँ, बिकॉज इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहता है, सेम रहता है। मैं मास की बात नहीं कर रही हूँ कि आदमी खड़ा, मैं नॉर्मल इन जनरल डिस्क ले ली, तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हमेशा सेम रहता है, विच इज़ mr²/2। और दोनों ही केस में सेम डिस्क है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस एक्सिस के लिए या फिर इस पॉइंट के अक्रॉस जो एक्सिस निकलती है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। और जब हमारा एंगुलर मोमेंटम सेम है, इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। चलो, तो हमने बोल दिया L इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। L का फॉर्मूला क्या होता है, I ओमेगा होगा। अब देखो, इसके लिए ओमेगा गिवन है। अब आप देखो I की बात करें, अब हम लोग जब I की बात करें ना, तो पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, डिस्क प्लस दिस पर्सन। तो डिस्क के लिए तो I इज कांस्टेंट, ठीक है। इसमें चलो हम लोग इसको I1 प्लस I2 लिख देते हैं। तो I1 यानी डिस्क, ID ये सेम रहने वाला। अब मैं I2 की बात करूँ यानी इस पर्सन की बात करूँ, तो आप देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, mr²। इस पर्सन का मास यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन ये जब अपना हाथ स्ट्रेच करेगा ना, तो यहाँ का जो मास होगा, ये जो डिस्टेंस है ना r, इसके अकॉर्डिंग होगा, mr² होता है ना। अगर मैं मान लेती हूँ मास m, ये मास m, तो ये डिस्टेंस r है, तो इसका मतलब mr² हम लोग इसीलिए तो लगते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I होगा ना, वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली इस केस के लिए। क्यों, अभी अपने हाथ को फोल्ड कर देता है, तो मास तो उतना का उतना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना r डिस्टेंस, वो कम हो जाएगी। एक तो आप ऐसे डिस्टेंस देखो r, अब उसने हाथ फोल्ड कर दी तो डिस्टेंस आधी हो गई ना। मैं इन जनरल आधी, लेकिन हम लोग मान रहे कि कम हो गई, होगी डिस्टेंस कम। तो अगर ये डिस्टेंस कम होगी और इसकी भी स्क्वायर टर्म आ रही है, अगर ये कम होगी तो स्क्वायर की टर्म में कम होगी, इसका मतलब I की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पे I की वैल्यू
कम है। ये चीज़ आपको समझ में आई? एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। दो केस है हमारे पास। एक केस है जिसके अंदर डिस्क पे आदमी खड़ा है ओपन हैंडेड। जब ओपन हैंडेड होंगे तो ये डिस्टेंस जो है ना r वो ज़्यादा होगी, और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बोलता है I = mr स्क्वायर। r स्क्वायर, इसका मतलब r की टर्म ज़्यादा है तो I की वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरा केस, जब उसने हाथ फोल्ड कर दिए तो ये जो डिस्टेंस r है ना वो कम हो गई। पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। डिस्टेंस r कम हो गई तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो गया। तो ये चीज़ हमें पता है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब देखो, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है I1 ω1 = I2 ω2। इसके लिए I1 ω1 है, इसके लिए I2 ω2 है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, हमारे सेम है। तो अब आप देखो, हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया ना हमने। अब यहाँ पे I ज़्यादा है और ω1 है, ये ज़्यादा, यहाँ पे I कम है और ω2 हमें नहीं पता। तो अब आप खुद देखो कि ω1 और ω2 में क्या रिलेशन होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे I1 ज़्यादा है ना तो ω1 कम होगा, तभी तो चीज़ बैलेंस होगी। तो यहाँ पे ω1, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। मैं इसको समझा रही हूँ कैसे आएगा, आप खुद देखो। I1 की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ गई तो इसकी वैल्यू कम होगी, तभी तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म हमारी बैलेंस रहेगी। तो यहाँ पे ω1 कम होगा। और दूसरे केस में देखो, I की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब ω2 की वैल्यू बढ़ेगी, तब ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म सेम होगी। आप इसको ऐसे समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4 × ω = 2 × ω' हो गया। अब आप देखो, यहाँ पे I की वैल्यू ज़्यादा थी, ये मैंने I लिया है, एग्जाम्पल लिया I समझाने के लिए। I की वैल्यू, और यहाँ पे I की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो अब आप ω में रिलेशन निकालो। 2ω = ω', तो ω' की वैल्यू क्या आ रही है, 2ω, डबल आ रही है, नहीं ज़्यादा आ रही है। यहाँ मैंने डबल लिया है इसलिए डबल आ रही है, बाकी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ω2 है ना वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या है कि अगर आप ओपन हैंडेड किसी डिस्क पे घूमते हो तो डिस्क ठीक है किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ फोल्ड करोगे ना डिस्क ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगी। ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी तो है ना, वेलोसिटी एक टाइप की, तो मतलब ये ज़्यादा वेलोसिटी से घूमने लगेगी। तो ये चीज़ एक समझाने के लिए है कि किस टाइप से सिर्फ हाथ ओपन करने से, फोल्ड करने से डिस्क के रोटेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। जैसे ही उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन जनरल अगर हम इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं I ω इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/ω हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर I की वैल्यू बढ़ रही है ना तो ओमेगा की वैल्यू कम होगी, और अगर I की वैल्यू कम हो रही है ना तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता तो ठीक है इसकी बढ़ती इसकी भी बढ़ती, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब I की वैल्यू बढ़ेगी, ओमेगा की कम होगी, I की वैल्यू कम होगी, ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इसी टाइप से आप एक और एग्जांपल देख सकते हो कि जब कोई भी स्विमर होता है, डाइवर होता है, वो जब स्विम करने वाला होता है ना तो वो एकदम हाथ को पहले स्ट्रेच करता है, फिर हवा में पूरे हाथ को ऐसे पैक कर देता है और पूरी बॉडी को एकदम मतलब उससे ना स्क्वीज़ कर लेता है, एक जगह पे फिक्स कर लेता है। उससे क्या होता है, वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक टेक्निक होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करता है, कम करता है। अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेगा ना तो उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ राउंड्स वो क्या ले सकता है, पानी के अंदर ले सकता है। इसलिए डाइवर ऐसे एकदम हाथ को ऐसे पैक करके और अपनी पूरी बॉडी को फोल्ड करके, पूरी बॉडी को ऐसे फोल्ड करके वो पानी के अंदर जंप मारते हैं ताकि उसके नंबर ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए और नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ राउंड्स उनके बढ़ जाए, उतनी ज़्यादा वो जंप लगा पाते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया एकदम जनरल रियल लाइफ एग्जांपल देने के लिए। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ अच्छे खासे वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लगता है कि नहीं मुझे नई चीज़ समझ में आई तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने आपको बोला कि आप ओपनली एकदम ऑनेस्टली जो भी कमेंट्स होते हैं ना वो लिख सकते हो कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन हाँ तरीके से लिखना। मैं आपकी टीचर हूँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, अच्छे से लिखो तो मैं अच्छे से जवाब दूंगी। ऑनेस्टली बताना कि नहीं मैम ये एक्चुअल में ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को दोबारा समझाने की ट्राई करूँगी। चलो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कोई डिस्क है, कोई प्लेटफॉर्म ले लो, उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक कोई बॉडी है या फिर कोई भी एक पर्सन खड़ा है। चलो ठीक है, अब क्या होता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का हम लोग ले लेते हैं, जब ये मतलब स्टेबल खड़ा है
तब उस केस में यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है और टोटल मास हम लोग ले लेते हैं, टोटल मास इज m, टोटल मास ले ले, प्लेटफॉर्म प्लस बॉडी इज मास m। अब क्या करता है, और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब ऐसा होता है कि इस केस में जब ये जो सिंपल वाला केस लिया हमने कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉडी है, जो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मास m है और एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी इज k। अब क्या होता है कि अब अचानक से ही अपने हाथ स्ट्रेच कर लेता, ओपन हैंडेड हो जाता है। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्वियस सी बात है जब अपने हाथ स्ट्रेच करेगा, अपने अभी पढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल हो जाता है मतलब पहले आई था तो अब क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि इस केस में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास की इस एक्सिस से रिलेटेड, तो यहाँ पे अगर इसके अक्रॉस में बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की, तो वो कंजर्व होगा। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पता है वो पता है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब आई ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है और ओमेगा को हमने ओमेगा ले लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 2i हो जाता है, क्वेश्चन में गिवन है, डबल हो जाता है। ओमेगा फाइनल हमें नहीं पता तो उसको हम लोग ओमेगा डैश लिख देते हैं। कैलकुलेट करो, i से i कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2। इसका मतलब रोटेशन कम हो रहा है, ऑब्वियस बात है, ओपन एंडेड होगा तो रोटेशन कम है, ये हो गया। इन जनरल हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब हमें फाइनल निकालनी है ना, फाइनल तो क्या हो जाएगा, हाफ आई की जगह 2i हो जाएगा, ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई 2 होगा। यही रिलेशन आ रहा है, ये 1/4 है, 1/2 है, इसका मतलब हाफ आई है उसकी। तो इसका मतलब अगर उसने अपने हाथ स्ट्रेच किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, उसका रोटेशन कम हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम लोग थोड़ा इजी क्वेश्चन से लेते हैं ताकि बाद में चीज़ें समझने में थोड़ा डिफिकल्टी ना आए। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हमारे पास सेम कोई प्लेटफॉर्म है, उसका मास m है, रेडियस r ले लो आप, ठीक है। इसके सेंटर पे हमने कोई दो मास रख दिए, m/8 के और m/8 के, ठीक है। अब क्या होता है, और ये किसी भी रोटेशन ओमेगा, किसी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ऐसे ले लो, ठीक है। अब हमारा दूसरा केस ये आता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि रोटेशन करने के बाद ये जो दोनों मासेस है ना, यहाँ पे हमने कोई भी एक मासलेस रॉड्स लगा रखी है, इसको हम लोग ले लेते हैं मासलेस रॉड्स। तो जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगी ना, ये मास इस रॉड के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही घूमेगी इनको भी एक एनर्जी मिलेगी, इनके पास भी एक एनर्जी आएगी और वो इनके पास एक वेलोसिटी हो जाएगी, और वो वेलोसिटी से वो इन रॉड्स के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि जो पहला मास है ना m/8, वो किसी 3r/5 डिस्टेंस पे पहुंच जाता है कुछ टाइम के लिए, हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं। और इस मास का ये जो m/8 है ना, इसकी डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मान लो ये किसी डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस लेता है x, किसी डिस्टेंस x के ऊपर है। और अब यहाँ पे जो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा, वो कितनी हो जाती है, वो जाती है 8/9 ओमेगा डैश। इसका मतलब पहले ओमेगा थी तो अब ये कितनी होगी, 8/9 ओमेगा, जो नई एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें दूसरा जो मास है ना m/8, वो कितनी डिस्टेंस पे पहुंचा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे भी हम लोग किसी पॉइंट, किसी एक्सिस के लिए ले रहे हैं जो फिक्स रहने वाला है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आई ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल। चलो ठीक है, इनिशियली पूरे सिस्टम का मास हमने मास m ले लिया और ये रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो दोनों मास है इनिशियली रोटेट नहीं करे, इसका मतलब इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0। तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, इस बड़े प्लेटफॉर्म का, यानी m, इसकी रेडियस हमने r ले ली, m r² ओमेगा लिख सकती हूँ मैं। चलो ठीक है,
अब फाइनल निकालो, तो फाइनल में आप देखो डिस्क यानी पूरा प्लेटफॉर्म भी घूम रहा है, उसके साथ साथ ये दोनों जो मासेज है ना उनकी भी वेलोसिटी है वो भी रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें इन तीनों का एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा, तीनों मतलब दोनों मास प्लस दिस प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म के लिए सेम है एम आर स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश हम लोग लिखेंगे, हम लोग ब्रैकेट से बाहर ले रहे हैं, प्लस अगर मैं इसकी बात करूँ तो m/8 आर स्क्वायर, यही होता है ना आर स्क्वायर। और इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है 3r/5, तो आप लिख दो 3r/5 का होल स्क्वायर प्लस m/8, और दूसरे की डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 8/9 ओमेगा लिख सकते हैं अब हम ऐसे। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो आप देखो इस पूरे के अंदर आप m और आर स्क्वायर को हटा सकते हो और ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ना, हाँ। तो हम लोग ओमेगा से ओमेगा हटा देते हैं और एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर हटाएगा तो क्या बचेगा 1 = ये हो जाएगा 1 + 1/8 और 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/8 एंड सॉरी आर स्क्वायर नहीं निकलने वाला है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग सिंपली एम हटा देते हैं, ये लिख जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/8 3r/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट 8/9 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा r स्क्वायर प्लस 1/8 हो जाएगा 9r² प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 8/9। आप इसको मल्टीप्लाई करो, इस चीज़ को मैं हटा देती हूँ, वैसे कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो लेकिन कर लेती हूँ मैं इसकी। ये हो जाएगा r² हम लोग 8/9 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8r² प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा r² 25 प्लस ये हो जाएगा x² 9। ये रिलेशन हमारे पास आने वाला है। अब आप देखो हम लिख सकते हैं r² माइनस 8r² 9 माइनस r² 25 इक्वल्स टू x² 9 लिख सकते हैं आप, कॉमन ले लो। इसको अब आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² की वैल्यू आएगी कुछ 16/25 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/5 r² है ये, तो इस x इक्वल्स टू आ जाएगा 4/r। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4r/5 डिस्टेंस पे। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि एक प्लेटफॉर्म डिस्क है, डिस्क ले लो, प्लेटफॉर्म ले लो, एक डिस्क है हमारे के ऊपर हमारे पास, जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास से 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे दो टॉय गन रखी हुई है। जो मास है ना उसको हम लोग बोलेंगे टॉय गन, ठीक है। इनिशियली सारी की सारी चीज़ें स्टेबल है, कहीं पे कोई रोटेशन नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप का मोशन नहीं है। अब क्या होता है कि अब हम लोग इन टॉय गन को फायर करते हैं, तो जैसे ही फायर करेंगे ना, यहाँ से इस डायरेक्शन पे, इधर से इस डायरेक्शन पे एक स्मॉल मास की एम की बॉल्स निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में निकलेगी, ये इस डायरेक्शन में निकलेगी। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, डिस्क का रोटेशन होने लगेगा। आप खुद देखना ना, एक इस साइड से बॉल जाएगी, स्पीड से बॉल जाएगी, तो डिस्क का एक रोटेशन हो जाएगा उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से दिस इज ओमेगा। अब हमें इन जो बॉल्स निकलने वाली उनका भी मास दे रखा है, ईच बॉल का, मतलब एक सिंगल बॉल का 0.05 kg, और किस वेलोसिटी से जा रही है 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। इस पूरी की पूरी बड़ी डिस्क का भी मास और रेडियस हमें गिवन है। तो अब हमें निकालना है फाइंड ओमेगा व्हेन बॉल्स लीव द डिस्क, कि उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सेम चीज़ आती है, सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी 0 बिकॉज सारी की सारी चीज़ें स्टेबल है, यहाँ पे रोटेशन होता ही नहीं है इनिशियली। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0 बिकॉज ओमेगा इज 0 इनिशियली, ठीक है। अब हमें फाइनल निकालना है LF, तो फाइनल कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा वो आता है, जब हमने रोलिंग मोशन पढ़ा था ना, जहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी होगा प्लस रोटेशन भी होगा। रोटेशन किसका हो रहा है, प्लेटफॉर्म का हो रहा है। ट्रांसलेशन मोशन किसका हो रहा है, इन बॉल्स का। बॉल्स का कितना होगा, 2 बॉल्स है तो 2 × MBR परपेंडिकुलर प्लस I ओमेगा। I किसके लिए, ये डिस्क के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखो 2 × मास कितना दे रखा है 0.05 इंटू V, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 9 इंटू R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर इसके लिए देखो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है और ये R परपेंडिकुलर हो जाएगी। यही होता है ना, हमने एंगुलर मोमेंटम बहुत अच्छे से पढ़ा। ये डिस्टेंस हमको कितनी गिवन है 0.25
मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस आई ओमेगा, डिस्क के लिए कितना होता है m/2r² ओमेगा। हो जाएगा ये चीज़ हमारे लिए। अब हमारे पास चीज़ रहती है कैलकुलेशन की, तो आप देखो LF इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस m/2, m कितना है 0.45/2 r², r कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड ओमेगा, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी ना। हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो जाएगा, मैंने गलत लिखा, यहाँ पे ये हो जाएगा, वैसे प्लस होता है लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों, मैंने अभी बताया, इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्क का रोटेशन हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब लिख सकते हैं 18 इंटू 0.05 0.25 इक्वल्स टू बाई 2 0.5 इंटू ओमेगा। और आप यहाँ से इजीली ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप इजीली कैलकुलेशन कर लेना, कोई बड़ा नहीं है। इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू आएगी 4 रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा हमारे पास रिलेशन। इस टाइप से और क्वेश्चंस करते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म गिवन है, वो प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, उसी टाइप से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है। इसका मास गिवन है m, इसकी रेडियस गिवन है r, तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल बोल दो या फिर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी v है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, और ओमेगा भी गिवन है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन तो है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, j लिख दो, l लिख दो, कितना हो जाएगा m क्या कैपिटल दिया है तो ये कैपिटल लिख दो, कैपिटल mv/r परपेंडिकुलर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा i ओमेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे m एज इट इज़ रहेगा, v/r पर वेलोसिटी ये और रेडियस ये, ठीक है, तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो कि यार ले लिया v, अब हमें पता है कि हम लोग एक ही बॉडी के लिए बात करें, अलग अलग बॉडी के लिए बात नहीं कर रहे हो, उसी की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू r ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं। ये रिलेशन हमने पढ़ा भी है, तो ये क्या हो जाएगा m/r² ओमेगा प्लस i। इसके लिए क्या होगा, ये हमने ले लिया डिस्क है, ठीक है, अगर ये डिस्क है तो इसके लिए क्या हो जाएगा m/r²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब कैलकुलेट कितना करो, 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2 m/r² ओमेगा, ये हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आ सकता है मेंस में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ, क्वेश्चन if radius of the earth is decreases, then what will be the change in period of डे एंड नाइट। इसका मतलब है क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अगर हम लोग एनी हाउ, देखो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन किसी तरीके से एज्यूम करना है, किसी तरीके से हमने अर्थ की रेडियस को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। तो अगर हम लोग अर्थ की रेडियस को कम करते हैं ना, तो उससे हमारा जब दिन और रात का जो पीरियड है ना, टाइम है, नॉर्मली 24 आवर्स का होता है एक दिन, तो उसमें दिन और नाइट का अलग अलग पोर्शन रहता है, कहीं पे 8 घंटे का दिन होगा, 10 घंटे की रात होगी, उस टाइप से। तो वो दिन और रात के पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे, व्हाट विल बी द चेंज इन द पीरियड ऑफ डे एंड लाइट, किस टाइप से चेंज होगा, हमको एक्जैक्टली नहीं निकालना कि कितना चेंज होगा, लेकिन कितना चेंज क्या चेंज होगा का मतलब है वो बढ़ने वाला है, वो एज इट इज़ रहने वाला है, वो कम होने वाला है, या फिर हम लोग निकाल ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, या तो टी बढ़ेगा, टाइम, टी मतलब टाइम, टी कम हो रहा है, टी कांस्टेंट है, सेम रह रहा है, या फिर नन, हमें नहीं पता, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना, कितना एग्जैक्टली वो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन कम, ज़्यादा, बराबर रहने वाला है, या फिर कुछ नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कर सकते हैं। हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सेंटर ऑफ मास से
परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसके लिए कितना होता है, फिक्स होता है, विच इज़ 2/5 mr²। देखो ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग वीडियोस देखोगे ना तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया 2/5 mr², और जो जिन्होंने पहले वीडियो वो सोचेंगे यार ये कहाँ से आ गया, ये हमें नहीं पता। तो प्लीज़ जाके पहले पुराने वीडियोस देखे, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखे, पहले ये टॉपिक हुआ उसके बाद ये टॉपिक हुआ, तब आपको इन पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। हो सकता है मेरे करने से पहले आप चीज़ें सॉल्व कर दो अगर आपने सब सीक्वेंस से वीडियोस देखे हैं तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि इस एक्सिस के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी हमारा जो एंगुलर मोमेंट है वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो वी कैन सी आई ओमेगा इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। आई कितना है हमें पता है, अर्थ के लिए आई कितना है हमारा 2/5 mr², वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एक रिलेशन शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे जब आप ऑसिलेशंस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, ठीक है। ये रिलेशन हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये रिलेशन पता हो, नहीं पता हो तो बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब ऑसिलेशन टाइम पीरियड वाले जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं ओमेगा की जगह 2π/t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें जो भी न्यूमेरिकल टर्म है तो उनको छोड़ो, मास में कभी कोई चेंज होने वाला है नहीं, मास फिक्स रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग रेडियस की बात कर रहे हैं, 2π कांस्टेंट, 2/5 कांस्टेंट, तो हम लोग सारी कांस्टेंट वाली वैल्यू को इस साइड रख देते, तो पीछे क्या बचा r² और t। हम लोग इन्हीं दो की बात कर रहे हैं, जिसके बीच में रिलेशन पूछा है उनको रखो, बाकी सबको हटा दो। तो हमें रेडियस का पूछा है, टाइम का पूछा है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमने निकाल दिया। यहाँ कहाँ से निकला है, ये निकला है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो हम लोग लिख सकते हैं r² इज प्रोपोर्शनल टू t, या फिर t इज प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल रिलेशन आया, इसका मतलब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमको पूछा है ना रेडियस, कि रेडियस कम हो रही है, तो रेडियस कम होगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। कितना होगा नहीं पूछा है, लेकिन कम होगा ये हमें पता है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। इसी टाइप से आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर एनी हाउ हमने जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर या उसके एरिया को कम कर दिया है, अगर हम लोग उसके एरिया को कम करेंगे तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा। देखो हमने एरिया को कम किया ना, इसका मतलब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास एरिया, हम लोग जो अर्थ है उसके अंदर ही उसका एटमॉस्फेयर आता है, उसके अंदर ही उसका एरिया आता है, उसका मास आता है। किसी टाइप से हमने उसके एरिया को कम कर दिया, यानी उसके मास को कम कर दिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया, इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों के रिलेशन से निकालो, एक कम होगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा। ओमेगा बढ़ गया तो इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, इस रिलेशन से निकल रहा है। अगर ओमेगा बढ़ गया इसका मतलब t क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब उस केस में भी टाइम पीरियड क्या होने वाला है, कम होना है। चाहे आप रेडियस कम करो चाहे एरिया कम करो, दोनों ही केस में जो टाइम पीरियड होगा डे एंड नाइट का वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि हमें दे दिया कि इनिशियली जो अर्थ की रेडियस थी वो कुछ इतना किलोमीटर थी, अब हमने उसकी रेडियस को, और उस टाइम पे टाइम पीरियड था 24 आवर, अब हमने रेडियस को इतना परसेंटेज से कम कर दिया, या फिर 6400 किलोमीटर की रेडियस होती है ना, तो हमने 3000 किलोमीटर इसकी रेडियस कर ली। तो अब बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो आपको सिंपल सा रिलेशन ये लिखना है, r² /t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी r1² /t1 इक्वल्स टू r2² /t2 लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट। r1² की वैल्यू पता है, t1 की वैल्यू पता है, r2 की वैल्यू पता है, t2 की वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हो। तो इस रिलेशन से डायरेक्टली आप उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, और आए हुए भी ये क्वेश्चन, मेरी इच्छा से नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चन आए हुए भी, ठीक है। तो उस टाइप से आपको करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ये जो है ना ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर हमने कोई भी स्ट्रिंग बांध के रखी है, जिसके दोनों एंड्स है ना उसको हमने एक रिजिड सरफेस पे कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, ये मूव नहीं हो सकते। अब इसके स्ट्रिंग के मिडल पार्ट पे, थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया, लेकिन इसके मिडल पार्ट पे हमने एक स्मॉल मास m का ब्लॉक हैंग करा है, ठीक है, उसी स्ट्रिंग से। तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग से हैंग करा है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, टेंशन T आने वाला है, टेंशन T आने वाला है। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इस स्मॉल मास m के ब्लॉक को फ्री फॉल छोड़ दिया, फ्री कर दिया है, फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि टेंशन T क्या होगी, ये वाली,
अल्फा एक्सीलरेशन यानी सिलेंडर का देखो रोटेशन, इसका तो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है नीचे के साथ, ये रोटेट करेगा। जैसे इसको छोड़ेंगे ना वायर घूमने लगेगा, ये जो सिलेंडर है वो कुछ इस टाइप से लगा हुआ है कि ये क्या करने लगेगा, रोल करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा अपनी जगह पे। ठीक है, तो हमें इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है कुछ टाइम t के बाद में, और हमें इस मास की वेलोसिटी निकालनी है कि कितने कुछ टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं इस मास m की बात करूँ ना, ये मास m है, ये इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ पे टेंशन t हो जाएगा, नीचे क्या लगने वाला है मास mg, और ये नीचे की डायरेक्शन में फिर फ्री फॉर्स, तो यहाँ पे इसकी एक्सीलरेशन होगी विच इज़ a। तो अब आपको इक्वेशन निकालनी है, बहुत इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर चुके हैं। नीचे की साइड जा रहा है, इसका मतलब नीचे की साइड फोर्स ज़्यादा है, mg माइनस टी, टेंशन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, m। ये इक्वेशन तो देखो आपको पता होनी चाहिए, अब ये मैं दोबारा से नहीं करवा पाऊंगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमको टेंशन की वैल्यू पता नहीं, एक्सीलरेशन a की वैल्यू पता नहीं, तो हम वैसे भी कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये इक्वेशन आ गई, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग अगर बात करें सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर की, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन t लग रहा है, ये इसका मास m है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो टॉर्क लग रहा है। देखो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के केस में, रोटेशनल मोशन के केस में हम लोग फोर्स की जगह क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क यूज़ करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई अल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकाल सकते हैं। देखो रोटेशन की बात करें ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। दूसरा हमें एक और फॉर्मूला बताया, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, या फिर आर परपेंडिकुलर एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आर परपेंडिकुलर एफ इक्वल्स टू आई अल्फा, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आर है और फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा आर और एफ, एफ यानी फोर्स, फोर्स कौन सा लग रहा है, टी यानी टेंशन लग रहा है, तो आर टी इक्वल्स टू आई, आई कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करें अल्फा की, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 अल्फा। तो हमें एक रिलेशन पता है कि v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, अगर मैं सिलेंडर की बात कर रही हूँ तो v इक्वल्स टू क्या होता है आर ओमेगा। तो उसी टाइप से a एक्सीलरेशन क्या होता है आर अल्फा, तो यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं विच इज़ a अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 3, और 2 से 3 में वैल्यू पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आर टी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा यानी a अपॉन आर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल, और टी की वैल्यू हमारे पास आई है एम ए बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहली चीज़ टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एम ए अपॉन 2। इस एम ए अपॉन 2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो इस इक्वेशन के अंदर। तो हम लोग लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 एम जी माइनस कैपिटल टी यानी एम ए बाई 2 इक्वल्स टू स्मॉल एम ए हो जाएगा। इसको अब आप लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आने वाला है 2mg माइनस एम ए इक्वल्स टू स्मॉल एम ए होगा। अब हो जाएगा 2mg इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लिया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ पे भी 2 आएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है, हम लोग कहाँ लिख सकते हैं अच्छे से, हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू आ जाएगा 2m अपॉन 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय जी। ये आ गया हमारे पास क्या, एक्सीलरेशन की वैल्यू। चलो ठीक है, हमें क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है विच इज़ a अपॉन आर। क्यों निकल चुकी है, हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई ना a की। अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी। उसी टाइप से टेंशन की वैल्यू भी आ गई, एक्सीलरेशन की a की वैल्यू पुट करें, टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते। मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करवा रही हूँ, हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई ना, इससे ये दोनों चीज़ें ईजिली निकल जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास टेंशन निकल गया, अल्फा निकल गया, a निकल गया। अब बात आती है ओमेगा की और वेलोसिटी की और ये सारी चीज़ों की। चलो ठीक है, अब देखो, अब हम अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोल देते हैं 0 है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई a t। अब आप देखो,
आफ्टर टाइम t हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें ये तो निकालना ही है। एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से पुट कर सकते हो, टाइम की वैल्यू हमको रखने की जरूरत नहीं, एज इट इज t रखेंगे। बेसिकली इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास किसी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई। अब मैं बात करूँ ओमेगा, हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v = r ओमेगा। हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस हमारे पास फॉर्मूला होता है ना अल्फा t, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से भी आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास अल्फा की वैल्यू अवेलेबल है, तो आप t से मल्टीप्लाई करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आप 0 लिख देना कि इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। चलो ठीक है, ओमेगा भी निकल गया। अब आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा ही होता है, तो इसकी भी हमारे पास है, हम लोगों के पास फॉर्मूला है ना s = ut + ½ at², यही होता है। ये इनिशियल हम लोग लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये भी तो s = ½ at² होता है। और इसको अगर हमको रोटेशनल में चेंज करना है ना, तो s की जगह थीटा, हाफ a की जगह अल्फा, ½ अल्फा t² हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इस टाइप से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं, जो यहाँ पे मेन चीज़ आती है वो होती है आपको एक तो इक्वेशन लिखनी आनी पड़ेगी, जो टेंशन की इक्वेशन लिखिए। दूसरी चीज़ आपको ये निकालना आना चाहिए कि आप कैसे इसको अप्लाई करने वाले हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर ली ना, उसके बाद तो क्या इधर से उधर वैल्यूज ही तो पुट करनी है, वो कोई बहुत ही डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अंदर क्वेश्चन और हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मास m हैंग किया ना, हम लोग 2 मास लगा सकते हैं, या फिर जो स्ट्रिंग दे रखी है ना वो ऊपर की साइड टेंशन दे सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हम लोग करेंगे आगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट अलग से लेने वाले हैं ना, उसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि किसी भी रफ सरफेस पे, ठीक है, सॉरी स्मूथ सरफेस पे जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं, एक स्क्वायर बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, इसका मास हम लोग ले लेते हैं m, और इसकी एक साइड a, चारों की चारों साइड a ही होगी बिकॉज स्क्वायर करें, ये वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब क्या होता है आगे जाके कहीं पे जब ये ट्रैवल कर रहा हो ना, तो यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है, किसी टाइप का पत्थर है, कोई भी ऑब्स्टिकल है जो फिक्स्ड है, तो जैसे ये इससे टकराएगा तो ये इस डायरेक्शन में गिरने लगेगा ना, इसके अंदर एक थोड़ा सा रोटेशन आएगा। देखो ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, मैं ऐसे चल रही हूँ, एकदम से मैं चलते चलते धक्का खाऊँ तो मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगी, ऐसा होगा ना मूवमेंट मेरा। तो यहाँ पे एक रोटेशन क्या आ जाता है, ओमेगा रोटेशन आ जाएगा, और ये ले लेते a, और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते d, मास सेम रहने वाला है। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप निकालो इसका एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा है ना, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करने वाला है वो ओमेगा कितना होगा। और हमें क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है कंसीडरिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इस पूरी की पूरी सिनेरियो के अंदर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो कंजर्व है। जैसे ही हमको क्वेश्चन में गिवन है, हमको हिंट लगेगा कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो क्या होगा, L = mv/r, इतना ही होगा ना। यहाँ पे तो इनिशियली तो रोटेशन है ही नहीं, तो I ले लेंगे, Li = स्मॉल ले लो, कैपिटल ले लो, कैपिटल लेना कैपिटल ले लो, कैपिटल M, वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है, r कितना होगा। अब देखो हम लोग ना इस एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज जो ऑब्स्टिकल है ना वो यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे मिडल में कहीं नहीं है, कॉर्नर में, तो हमें ये वेलोसिटी है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी लेते हैं ना, कोई भी एक बड़ा सा ब्लॉक है, अगर वो v वेलोसिटी से ट्रैवल करना है तो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं लेते, हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना होगा, a/2 होगा ना। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चाहिए होती है, r परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, तो ये हो जाएगा a/2। ये आ गया हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब होगा ना तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना। जैसे ही इसने यहाँ पे टक्कर करी उसके बाद में इसकी वेलोसिटी नहीं, फिर तो सीधा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरी में लाइंस गिवन है ना, उनको आपको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में सिचुएशन कैसे होने वाली है, ठीक है। अब आपको गिवन है कि बॉक्स ऑफ मास m एंड रेडियस, सॉरी, बॉक्स ऑफ मास m एंड साइड a इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v,
ठीक है। फिर कुछ टाइम पे जाके देयर इज़ अ ऑब्स्टिकल ऑन द रोड और उससे टकरा के कॉलिजन होता है, उससे टकरा के जैसे ही टकराता है वैसे ही इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाए, उसके बाद में वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता। और एक टॉपलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग, यहाँ से एक रोटेशन स्टार्ट होने लगता है कुछ एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमें यही निकालना है कि वो कौन सी एंगुलर वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्या रहता है, आई ओमेगा। ओमेगा तो हमें निकालना ही। अब बात आती है आई की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। हमें किसी भी स्क्वायर बॉक्स के लिए उसके सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है। वो कितना होता है, ma²/6। ए इसलिए ले रही बिकॉज यहाँ पे जो साइड है ना वो ए है, ma²/6। ये हमें क्वेश्चन में, सॉरी ये हमें पता है, ये चीज़ हमने निकाली है पहले, लेकिन अभी हमें सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस नहीं निकालना, हमें इस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आई क्या हो जाएगा ma²/6। और इसके लिए निकालनी है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं ना, ये एक्सिस ये है और हमें इस एक्सिस के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें इसके अक्रॉस पता है तो +md² लिख सकते हैं ना, +md²। हो सकता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही तो बोलती है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले वाली चीज़ें पहले अच्छे से पढ़ो ताकि आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हमें md² निकालना है। m की वैल्यू कुछ नहीं, d निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको एज अ ट्राइंगल ले लो, ये a/2 है, ये a/2 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी a/√2। तो हम लोग लिखते हैं i = ma²/6 + ma/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करो, ma²/6 + ma²/2 होगा, कॉमन ले लो 6, तो ये हो जाएगा ma² + 3ma², तो ये हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, ये आ जाएगा 2/3 ma²। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 ma² × ओमेगा होगा। चलो ये चीज़ आप हटा दो, अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो जाएगा mva/2 = 2/3 ma² ओमेगा। m से m हटा दो और क्या हट सकता है, एक a से एक ये हट जाएगा, तो बचाएगा v/2 = 2/3 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू जाएगी 3v/4। ये आएगा ना 3v/4 a, सॉरी a भूल गए हम लोग, इधर a भी रहने वाला है 2/3 a, तो ये हो जाएगा 3v/4 a। ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई थिंक इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, फिर भी किसी टाइम में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि कुछ इस टाइप का स्टेप वेल जैसा होता है ना, उस टाइप की एक सिचुएशन दे रखी है आपको। एक स्मॉल मास m का ब्लॉक v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिलेंडर वाली सिचुएशन है, सिलेंडर, और ये जो m मास का स्मॉल ब्लॉक है ना, वो सिलेंडर के अपर सरफेस को टच करते हुए दूसरी साइड निकल जाता है, ठीक है। अपर सरफेस को क्या करा है, टच करके दूसरी साइड में निकल जाता है, इसके अंदर गिरता नहीं है। ये एक सॉलिड सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से इसको टच करके ये ऊपर से निकल जाता है। तो बाद में जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। और जैसे ही सिलेंडर के ऊपर से निकलेगा, सिलेंडर में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मोशन आएगा, तो उसकी वजह से ये जो सिलेंडर है ना, वो क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। इसके अंदर एक छोटा सा रोटेशन आ जाएगा, ये डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ये ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसमें क्या आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगी। या फिर हम लोग डायरेक्शन का कंफ्यूजन लेते ही नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं कि एक स्मॉल मास m का जो ब्लॉक है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, सिलेंडर के अपर सरफेस को टच करता है, जिसकी वजह से सिलेंडर में एक रोटेशन आ जाता है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और v2 वेलोसिटी से निकल जाता है टच करके। तो अब हमें ये जो v2 वेलोसिटी है ना, ये कितनी होगी वो हमें निकालना है। और इसके अंदर भी क्वेश्चन में गिवन है कंसीडरिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमको ये गिवन है, हमको पता है फॉर्मूला हमें लगाना है। तो सबसे पहले इनिशियल
एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो क्या हो जाएगा, एम वी वन आर, ले लो आर, ले लो कोई भी डिस्टेंस ले लो, आर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल दिया है। इनिशियली यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं होता है ना, तो इसका मतलब हमें ओमेगा वाली वैल्यू लेनी ही नहीं है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के अंदर यहाँ पे रोटेशन भी होगा और वेलोसिटी भी हो रही है, तो इसका मतलब एम वी टू आर प्लस ये वी टू आर हो गया और प्लस इसका आई ओमेगा, ये सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे आई सिलेंडर की बात करिए तो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, एम वी टू आर प्लस आई, आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। ये हमने ले लिया, हमने सिलेंडर का मास ले लिया है कैपिटल एम और इसकी रेडियस ले लिए आर, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज आ गई। अब हमें सिंपली इक्वेट ही तो करना ही हो जाएगा, एम वी वन आर इक्वल्स टू एम वी टू आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। तो अब एक चीज़ आप देखो, अब हमारे पास ना यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी, वेलोसिटी भी हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इस वेलोसिटी की वजह से, इस रोटेशन की वजह से ही वेलोसिटी आई है ना। अगर यहाँ पे रोटेशन होता ही नहीं, ये सीधा सीधा जाता तो यहाँ पे भी वेलोसिटी v1 ही तो रहती, वेलोसिटी क्यों चेंज होती। लेकिन यहाँ पे इसने अपने कुछ एनर्जी लूज करी, इसके ऊपर के सरफेस से गया, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन हुआ, एनर्जी इसकी कुछ यहाँ पे लूज हुई, उसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये चीज़ तो ऑब्वियस है। तो इसका मतलब ये जो रोटेशन आया ना वो किसकी वजह से आया, इसी वेलोसिटी की वजह से आया। तो हम लोग लिख सकते हैं v2 इक्वल्स टू आर ओमेगा। हमारे पास ये रिलेशन होता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 अपॉन आर। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा एम वी वन आर इक्वल्स टू एम वी टू आर प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और ओमेगा की वैल्यू आप लिख दो v2 अपॉन आर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, हो जाएगा एम वी वन आर इक्वल्स टू एम वी टू आर, आर से आर कैंसिल कर दो, बच जाएगा प्लस एम वी टू आर अपॉन 2, यही हो जाएगा। अब हमें v2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको आगे और सॉल्व करते ही हो जाएगा एम वी वन आर इक्वल्स टू, आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो और v2 कॉमन ले लो, तो पीछे बचेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2, यही बचने वाला है। तो ये हो जाएगा r से r कैंसिल कर दो और ये बच जाएगा एम वी वन इक्वल्स टू v2 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2, तो बाई 2 हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू जाएगी 2m v1 अपॉन 2m प्लस m, ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी v2। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी लूज होगी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v2। इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है v1 से कम होगी, जो हम लोग इस फॉर्मूले में इजीली देख भी सकते हैं कि नीचे जो है वो 2m प्लस कैपिटल M है और ऊपर सिर्फ 2m है। इसका मतलब इसकी वैल्यू v1 से तो कम होने वाली है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो मैंने मेरी साइड से मुझे जितने न्यूमेरिकल्स लग रहे थे ना कि इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मुझे कराने चाहिए, वो मैंने करवाए। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स में हर टॉपिक पे हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की कोई कमी नहीं है। तो एक बार आप ये थ्योरी वाइज चलिए, जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रही हूँ उनकी प्रैक्टिस करो, उनमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मुझे बताना, कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि इस न्यूमेरिकल में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं दोबारा कोई शॉर्ट्स बना दूंगी या फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो का उसके अंदर वो चीज़ एक्सप्लेन कर लूँगी, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप ऑनेस्टली मुझे वो चीज़ बता सकते हो। इसके अलावा आप बोलोगे कि यार और भी न्यूमेरिकल्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और मैं करवाऊँगी भी। एक बार हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर दें, देन हम लोग उसके ऊपर अलग से पूरा फोकस उसी पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा एक एंड होता है। लास्ट टॉपिक बचता है यूनिट का, विच इज़ प्योर रोलिंग मोशन या फिर प्योर रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग रोटेटिंग बॉडी की बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट अभी, तो उसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं हो जाए तो मे बी दूसरा वीडियो बन सकता है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए काफ़ी कंटेंट हो गया और नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।